साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जो भी हमारे नए साथी हैं जिनकी प्रथम बार ड्यूटी लग रही है, चाहे वो पीठासीन अधिकारी के रूप में हो, चाहे मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में हो, द्वितीय के रूप में, तृतीय के रूप में, किसी भी रूप में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो कम से कम पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी को ये वीडियो विशेष रूप से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रारूप 17C यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं 17गा। प्रारूप 17गा यानी कि फॉर्म 17C। ये क्या होता है कि यह है मतपत्र लेखा, यानी कि जितने भी मत रिकॉर्ड किए गए हैं उन रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होता है, अर्थात कुल कितने वोट पड़े, कितने ईडीसी वोट पड़े, कितने अव्याक्षेपित मत पड़े, कितने टेंडर वोट पड़े वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो जो भी हमारे साथी पहली बार ड्यूटी करे तो उनके लिए वीडियो बहुत ही आसान होने जा रहा है, और इसके बाद आपको लगेगा कि भाई इसका एक हवा बनाया जाता है 17C का। तो ऐसा हवा जैसी कुछ भी चीज नहीं, बहुत ही आसान तरीके से इसमें सारे जितने भी इसमें मैक्सिमम सिचुएशन है, सारी सिचुएशन को कवर करते हुए वीडियो बनाया गया, ताकि आपके बूथ में कोई भी अगर सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सको, और तब आपको सोचना ना पड़े कि अब हमें क्या करना है। तो यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लिया तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली इस वीडियो में, और आपको बहुत ही मजा आने वाला इस वीडियो में। तो इसलिए पहले ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करेगा, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही मददगार वीडियो साबित होने जा रहा है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है, ये वीडियो है हमारे सामने, ये फॉर्मेट देख रहे हैं आप, अनुलग्नक 8। ठीक है, ये क्या है? अनुलग्नक 8। तो जो अनुलग्नक 8 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुलग्नक 8 में लिखा गया कि भाग 1 क्या है ये अनुलग्नक 8? तो ये है प्रारूप 17C। ठीक है, 17गा। तो 17गा को क्या नाम कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लिखा, यानी जितने भी मत रिकॉर्ड किए गए हैं ईवीएम में, चाहे टेंडर वोट के रूप में, जो भी है, तो रिकॉर्ड किए गए मतों का इसमें लेखा है, उसमें लेखा जोखा आएगा इसमें पूरा कंप्लीट रूप से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका पहला वाला पोर्शन है यहां से लेकर के और ये वाला जो पोर्शन है इसका, तो इसमें क्या लिखना हमने, तो आप यहाँ पर देखिए, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले यहाँ पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे ब्लैंक था तो आप यहाँ पे लिख देंगे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पे अपनी लोकसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या लिख देंगे। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए लिख दिया 02 गढ़वाल। ठीक है, यहाँ पे 02 गढ़वाल लोकसभा लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिख देना नीचे, यहाँ पे लोकसभा को आप टिक भी कर देंगे इसको यूं करके, और यहाँ पर लिखना है आपने नीचे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपका दोनों आप विधानसभा क्षेत्र का भी नाम लिख सकते हो, और ऑब्लिक करके यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र का संख्या और नाम लिख देंगे, और उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम, जो भी आपका यहाँ पे पोलिंग बूथ होगा यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे, और इधर ये उसकी संख्या लिख देंगे। तो ये तो सिंपल चीज है, ये तो हर कोई कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है सीयू, जिसको सीयू कहते हैं, यहाँ पर उस पर एक विशेष आईडी नंबर होता है, तो ये उसी पे मशीन के बैक साइड में होता है। तो इस आईडी को आप नोट करके यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद ये मतदान यूनिट यानी कि बैलेट यूनिट, ठीक है, जिसपे हम मत देने के लिए बटन दबाते हैं नीले कलर का, तो वो होता है मतदान यूनिट, उसको बोलते हैं बैलेट यूनिट। तो उस पर भी एक विशेष प्रकार की आईडी होती है, उस आईडी को हमने नोट डाउन करके यहाँ पर उसे लिख देना है। फिर एक वीवीपैट, यानी पर्चियां गिर करके ड्रॉप बॉक्स में गिरती हैं, वो होता है वीवीपैट, उसकी भी जो विशेष आईडी संख्या होती है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। तो ये चीजें आप वहां से उतार करके इस पे लिख देंगे, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बात आती है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि मतदान केंद्र में कुल निर्वाचक कितने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 500। अब देखिए 500 तो लिख दिया, लेकिन हमने उसमें लिखना भी कि 500 क्या है, ये भी हमने अलग से मेंशन करना है। इससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि भाई 500 तो कैसे हुए, क्योंकि जो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होगी उसमें आपके पास यदि कुल वोटर की संख्या है 494, ये मैं एक ऐसे बूथ का उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ कि जिसमें कम मतदाता होंगे। ठीक है, ये शहरी बूथ का उदाहरण नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र का बूथ का उदाहरण है। अब शहर में क्या होता है कि वहां तो 1,500 के लगभग मतदाता होते हैं, तो उसमें फिर सारी चीजें ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं उदाहरण ले छोटे बूथ का उदाहरण ले रहा हूँ कि जिसमें कुल मतदाता है 494। अब इसमें +6 क्या है, जितने भी हम लोग ड्यूटी पे जाएंगे उसमें पीठासीन अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि 4 ही हो गए, उनके साथ में या वाहन चालक होंगे या फिर कांस्टेबल होंगे या पुलिसकर्मी होंगे, जो भी। तो हमने
6 लगा रखा, तो आप यहाँ 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं और 4 भी रह सकते हैं। तो जो भी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे तो इन दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पे संख्या होगी टोटल 500, वो 500 हमने यहाँ पे अंकित कर दी। यदि हम नीचे इसको मेंशन नहीं करेंगे तो फिर इसमें लगेगा कि जो 500 संख्या है निर्वाचक नामावली की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि इसके साथ में प्लस हमने एडीसी कर दिया है, तो ये हो गए 500। अब जो 500 है ये क्या है, अधिकतम यहाँ पर हमारे पास हो गए 500। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे दूसरा बिंदु है कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर जो प्रारूप 17A यानी कि 17 का जो मतदाताओं का रजिस्टर होता है, जिसमें मतदाता का नाम इत्यादि पूछ करके उसकी डिटेल भरी जाती है, उसका क्रमांक संख्या लिखी जाती है, ईडीसी वाला होगा तो उसमें ईडीसी रिमार्क में लिख दिया जाता है जो विशेष प्रकार के मतदाता होते हैं। जैसे कोई एएचडी वाला होगा, कोई ईडीसी वाला होगा, ठीक है, कोई जो है मत न देने का विनिश्चय करने वाला होगा, तो तमाम तरह की जो भी कंडीशन आएगी तो आप उसमें लिख देंगे रिमार्क में। तो 17A यानी कि 17A जो प्रारूप होता है उसमें मतदाताओं की अंकना की जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर प्रारूप 17A है इसमें यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। अब कह रहे इसमें कितने मतदाताओं की संख्या हमने इसमें एंटर किया है, यानी कि ये डिटेल कब भरनी है, ये शुरू में नहीं भरनी है, ये भरनी है जब मतदान समाप्त हो जाएगा शाम के 6 बजे 7 बजे करीबन, जब आप पैकिंग कर रहे होंगे उस समय आपने ये डिटेल भरनी है। तो कह रहे मतदाता रजिस्टर यानी कि 17 का है, उसमें कुल मतदाताओं की संख्या तो हमने यहां पर लिख दिया है 310। किसमें, मतदाता रजिस्टर में। अभी बात वोटिंग मशीन की नहीं आ रही है, अभी कंट्रोलिंग यूनिट की बात नहीं आ रही है कितने दर्ज किए, यहाँ पे बात आ रही है कि ये वो मतदाता जो आए, प्रथम मतदान अधिकारी जिन्हें आगे भेजा वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास गए, द्वितीय मतदान अधिकारी ने इनकी एंट्री कर दी मतदाता रजिस्टर में। तो जिनकी भी वहां पे एंट्री हो गई है मतदाता रजिस्टर में, ये उनकी संख्या है, उनकी संख्या है 310। टोटल मतदाता कितने थे हमारे पास, टोटल मतदाता हो गए थे वहां पर ईडीसी वालों को जोड़ करके 500। लेकिन यहाँ पर मतदाता रजिस्टर में मतदान समाप्ति के पश्चात कुल कितने की अंकना हुई, तो यहाँ पर अंकना हुई है 310 मतदाताओं की। अब वो 310 क्या है, तो यहाँ पर देर हमने कि 300 में क्या है कि प्लस 6 ईडीसी वाले हो गए तो 306 हो गए, और 4 जो है टेस्ट वोट है, टेस्ट वोट भी पड़े यानी कि परीक्षण मत पड़े 4, हम उदाहरण के लिए 4 लेके चल रहे हैं, तो इन 4 टेस्ट वोट को मिलाकर के यहाँ पर हो गए 310। ठीक है, तो यानी कि 300 आगे नियमित मतदाताओं ने वोट किया और 6 ईडीसी वाले जो भी मतदान कर्मी थे इन्होंने वोट किया, तो 306 वोट ये पड़ गए थे, और 4 वोट इसमें एक्स्ट्रा पड़ गए जो है टेस्ट वोट, यानी कि जो रिपीट हो गए एक तरीके से। तो ये तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। फिर अगला बिंदु है नियम 490 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब देखिए मतदाता रजिस्टर में तो 310 की अंकना हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 3 मतदाता ऐसे थे, कुछ भी कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया या थोड़ा सा होते ना कुछ अजीब टाइप के मतदाता आए, कह रहे हम नहीं दे रहे मत, वहां पर आए, उनकी अंकना हुई, उनपे स्याही भी लग गई, ठीक है, उसके बाद उनका अचानक हृदय परिवर्तन हो गया, अलग अलग टाइम पर आए मतदाता एक साथ में, या हो सकता है एक ग्रुप बना के आ रहे होंगे ऐसे परेशान करने के लिए, तफरीह लेने के लिए कि चलो भाई टाइम पास करते, कह रहे हम नहीं दे रहे मत, हमारे मनपसंद कोई भी कैंडिडेट नहीं है और हम नोटा को भी नहीं दे रहे, तो उनका मतलब जो भी कारण होगा उन्होंने मत देने से यहां पर मना कर दिया। तो इसलिए 310 में तो इनकी अंकना हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जो है 3 वोट उसमें मशीन में नहीं पड़े, समझ गए। तो 310 मतदाता रजिस्टर में तो इनकी अंकना हो गई है, लेकिन ये 3 वोट उसमें कम पड़ेंगे, किसमें, बैलेट यूनिट से जो वोट दिया जाता है उसमें 3 वोट कम होंगे। उसके बाद है ये था नियम 49O। नियम 49O कहता है कि कोई भी मतदाता मत न देने का विनिश्चय कर सकता है, तो ये आता है 49O के तहत, और फिर वो वहां से चला गया। अब उसके बाद है यहाँ पे नियम 49M। अब नियम 49M क्या कहता है, इसके अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब मान लिया जाए 2 मतदाता ऐसे थे जो दारू पीकर गए, शराब पीकर गए, जो हुड़दंगबाजी करने लगे वहां पर, या सेल्फी लेने लगे वहां पर प्रकोष्ठ में जाके, या मतदान के लिए जब प्रथम मतदान अधिकारी के पास आया, द्वितीय के पास आया, उनकी एंट्री हुई मतदाता रजिस्टर में, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी, फोन लेकर के सेल्फी लेने लगे, तो फिर इनको लगा पीठासीन अधिकारी को कि भाई ये मत देने के लायक नहीं है, तो उन्होंने उसको साफ मना कर दिया, साफ तौर पर मना करके उसको वहां से भगा दिया, कहा तुम यहाँ पर इसकी गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 मतदाता है पूरे दिन भर में, तो यहाँ पे उनकी संख्या हुई। अब ये क्या हुआ, इनकी मतदाता रजिस्टर में एंट्री हुई, इन 2 की भी और इन 3 की भी, तो टोटल इन 5 की भी मतदाता रजिस्टर में यहाँ पे 310 में इनकी अंकना हुई है, ठीक है, इनकी जो है क्या है, इनकी अंकना हुई है यहाँ पर 310 में। लेकिन इन ये जो 3 और प्लस 2 मतलब ये 5 मतदाता है, इन्होंने ईवीएम से वोट नहीं दिए, बिना वोट दिए चले गए, 2 को तो निकाला गया और 3 अपनी मर्जी से चले गए।
तो इसलिए जो कुल मिला के 310 है, तो 310 में सीधे सीधे 5 वोटर कम हो जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। अब इन्होंने कहा कि कितने ऐसे परीक्षण मत हुए, कितने टेस्ट वोट हुए कि जिनकी संख्या घटाई जानी, तो वो होंगे 4। लेकिन ये 4 यहां पर नहीं घटाने हमने, ठीक है। अब बात आती है कि परीक्षण मत क्या है और इनको क्यों घटाया जा रहा है। तो भाई मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, 49 MA वाला एक वीडियो बनाया था अभी लोकसभा का, उसमें भी बता चुका हूँ, विधानसभा वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई वोटर आया और उसने ए कैंडिडेट को वोट दिया, यानी कि फर्स्ट नंबर वाले कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन पर्ची गिरी बी कैंडिडेट की, सी या डी बाद वाले कैंडिडेट की पर्ची गिरी, मतलब उसके अनुसार वो कह रहा है। आज तक के रिकॉर्ड में कहा जाता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि किसी को लगा कि हमने ए कैंडिडेट को वोट दिया और यहाँ पे पर्ची गिरी बी कैंडिडेट की, तो वो आएगा और वहां पर कहेगा भाई कि मैंने तो ए को दिया लेकिन उसको वोट पड़ा नहीं, यहाँ तो वोट बी को पड़ा। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी तो उससे भी एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसे एक घोषणा करवाई जाएगी, एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म में ये लिखा जाएगा कि मुझे सारे चुनाव अपराधों के बारे में संज्ञान है कि यदि मैं गलत पाया जाता हूं तो मुझको जेल हो जाएगी, कारावास हो जाएगा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ेगा, जो भी मतलब उसके बारे में वहां पर पीठासीन के सामने पीठासीन उनको समझाएंगे, फिर उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे। जब वो उस फॉर्म को भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद फिर वो मतदान अभिकर्ताओं के सामने और पीठासीन अधिकारी के सामने सभी के सामने फिर वोट करेगा। यदि वो दोबारा वोट करता है, दोबारा उसने फिर से एक कैंडिडेट को वोट दिया और दोबारा यदि पर्ची फिर बी कैंडिडेट को पड़ती तो ऐसी कंडीशन में मतदान स्थगित हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से मतदान बंद हो जाएगा। यदि ये कंडीशन शाम को सुबह के टाइम पर आती है, शुरुआत 1 घंटे में, तब तो मशीन बदल दी जाएगी वीवीपैट। लेकिन यदि ये कंडीशन लास्ट टाइम पे आती है तो फिर वहां मतदान स्थगित हो जाएगा, क्योंकि लगभग पूरा मतदान पड़ चुका है। तो इसलिए वहां फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से री पोलिंग होगी अगले एक आध हफ्ते में। तो समझ गई ये वाली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसने कहा भी ए कैंडिडेट को मैंने वोट दिया और बी को पर्ची गिर रही है, तो वहां पर जब पीठासीन अधिकारी के सामने और सभी मतदान अभिकर्ताओं के सामने जब ये वहां पर उसने दोबारा वोट दिया ए कैंडिडेट को और फिर ए कैंडिडेट को ही पर्ची गिरी, यहां पे देखिएगा जब ए कैंडिडेट को ही पर्ची गिरेगी तो फिर यहां पर क्या होगा कि ए कैंडिडेट को 2 बार वोट पड़ चुका है, एक बार इसने पहली बार दिया था, एक बार इनके सामने दिया, तो 2 बार पड़ चुका है, तो ऐसे तो ए कैंडिडेट का फायदा हो जाएगा। तो वहां पर उनको फायदा ना हो तो तब उन वोटों को बाद में माइनस किया जाता है, कब जब मतगणना होती है, उसका भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मतगणना में कैसे घटाया जाता है। तो ये वाली कंडीशन यहां पर आ गई। तो ऐसे हमारे पास 4 लोग आए दिन भर में से कि जिन्होंने कहा भी पर्ची दूसरी गिर रही है। जब वहां पे परीक्षण किया गया, टेस्ट वोट किया गया 49 MA के तहत घोषणा भरने के बाद, तो वहां पे जब तो प्रत्येक बार सही कैंडिडेट को वोट पड़ा, तो क्या हुआ कि चारों बार जो है ये जो भी यहाँ पे कंडीशन पड़ी थी वो सही थी, तो इसलिए ये 4 एक्स्ट्रा मत पड़ चुके हैं मशीन में, ठीक है। ऐसे परीक्षण मत है तो 4, अब 4 है तो ये कह रहे प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या। ये वो मतदाता है, जैसे पहला मतदाता है जिसका 99 क्रम है, यानी कि इससे पहले 98 मतदाता है, उन्होंने वोट दिया और वोट देने पर उनके द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, लेकिन 99 क्रम में आया जो मतदाता था, इसने जब वोट दिया तो इसको लगा कि पर्ची दूसरे को गिरी, तो फिर 99 क्रम वाला मतदाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसका क्रमांक लिख दिया 99। उसके बाद दूसरा मतदाता आता है थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, उसका क्रमांक था 151। फिर वो भी यही बात कहता है कि भाई पर्ची किसी दूसरे को गिर रही है, मैंने सी कैंडिडेट को वोट दिया और पर्ची गिरी बी कैंडिडेट के लिए या फिर ए कैंडिडेट के लिए। फिर ऐसी कुछ देर बाद 212 नंबर वाला कोई मतदाता आता है, फिर वो भी यही चीज कहता है। फिर उसके बाद अंत में 281 क्रमांक का मतदाता आता है, वो भी यही कहता है कि पर्ची किसी अन्य को गिर रही है, लेकिन सबके सब गलत साबित होते हैं। तो इसलिए यहां पर उन सबका क्रमांक लिख देना है। जिस भी क्रमांक का मतदाता आकर के लिए वहां पर दावा करता है कि यहाँ पे पर्ची गलत कैंडिडेट को गिर रही है, तो उनका यहाँ पे क्रमांक लिख देना, जो मतदाता रजिस्टर में उनका क्रमांक हमने टाइप किया था, लिखा था, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। अब देखो इन्होंने किन के लिए परीक्षण मत डाला, तो यहाँ पे उनका विवरण आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम दिख रहा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने वो क्या था, हालांकि ये गोपनीय चीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का नाम आएगा। अब जैसे सरल क्रमांक यानी कि क्रम संख्या 1 पे यहाँ पे अभ्यर्थी, कैंडिडेट, प्रत्याशी या उम्मीदवार या चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है, ये उसका नाम है। जैसे कि मैंने कल अपने एक वीडियो में बताया था, मतदान अभिकर्ता से रिलेटेड उनकी नियुक्ति से संबंधित एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि अभ्यर्थी मतलब प्रत्याशी, उम्मीदवार या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति। तो ये चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है रमेश नाम से, कोई अमुक नाम से, सब काल्पनिक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे काल्पनिक नाम लिखा हुआ मैंने रमेश, तो रमेश
जो अभ्यर्थी इसको वोट दिया, किसने 99 क्रमांक पे आया हुआ कोई मतदाता था, इसने रमेश को वोट दिया, लेकिन क्या किया उसने कहा भी कि ये वोट तो दिनेश या फिर रियाज के लिए किया है। तो फिर जब दोबारा से डलवाया तो दोबारा दूसरी बार देखा तो वोट रमेश को गिरा। तो इस आधार पर रमेश को उसने क्या किया, 2 बार वोट दिया, एक बार पहली बार और एक बार दोबारा। तो रमेश ने यहाँ पे 2 बार दे दिया। उसके बाद 151 क्रमांक का कोई वोटर आता है, वो दूसरे वोटर को या दूसरे प्रत्याशी को वोट देता है जिनका नाम है दिनेश। उसने दिनेश को वोट दिया, लेकिन उसकी शिकायत थी कि वो वोट पड़ा रमेश को या फिर रियाज को या फिर किसी अन्य को। तो फिर उसका भी दोबारा से परीक्षण मत कराया गया, तो दोबारा बिल्कुल सही वोट पड़ा, दिनेश को ही वोट पड़ा। तो फिर एक यहाँ पे दिनेश को एक्स्ट्रा वोट पड़ गया। फिर तीसरा मतदान कर्मी कोई मतदाता आता है, उसका क्रमांक है मान लीजिए 212। तो फिर वो वोट देता है रियाज को और उसकी शिकायत है कि वोट पड़ा दिनेश को या फिर रमेश को। लेकिन जब संबंधित सभी मतदान कर्मियों के सामने या फिर मतदान अभिकर्ताओं के सामने जब परीक्षण मत होगा, तो उस समय जब रियाज को वोट दिया गया तो वो वोट रियाज को ही पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में इन सबको एक एक वोट एक्स्ट्रा पड़ गया है। और एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी आती है कि जो 281 नंबर क्रमांक का जो 281 क्रमांक का जो मतदाता आता है वो पुनः फिर रमेश को वोट देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, रमेश को यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वोट पड़ गए, दिनेश को 1 एक्स्ट्रा वोट पड़ा, रियाज को 1 एक्स्ट्रा वोट पड़ा। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर के ये कितने वोट पड़ गए एक्स्ट्रा, तो 4 एक्स्ट्रा वोट पड़ गए। ठीक है, यदि यहाँ 100% मतदान होता तो फिर 500 से 4 ज्यादा वोट पड़ते। ठीक है ना, तो ये 4 एक्स्ट्रा है। अब पॉइंट नंबर 6 में कि मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो ईवीएम मशीन है, जो बैलेट यूनिट से जो मत इश्यू किए गए थे, तो वो पड़े कितने, वहां पे रिकॉर्ड, वहां पे मतों की संख्या कितनी दिखा रहे, 305 दिखा रहा है। यहाँ पे मतों की संख्या कितनी दिखा रहा है, 305, मतलब 305 मत उसमें पड़ चुके हैं, जिसमें ईडीसी के 6 मत भी होंगे, जिसमें 4 मत ये भी होंगे जो परीक्षण मत के हैं। तो वहां थे कुल कैंडिडेट, कुल वहां पर मतदाता थे 500, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 4 ये और 6 10 मतदान मत वहां पे एक्स्ट्रा पड़ गए। तो खैर यहाँ पर अब बात चलती है, ये पड़ गए कुल मिला के 305। अब 305 में हमने करना क्या है, किसको घटाना। तो अब ये करें कि पॉइंट नंबर 7, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद संख्या 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यानी कि 2 - 3 - 4 से मेल करती है, अथवा देखने में कोई विसंगति या अंतर पाया गया है। तो हमारे केस में कि हाँ मेल करती है। अब कैसे मेल करती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है 2 से माइनस करना 3 को, 3 से माइनस करना 4 को। तो हम चलते हैं यहाँ पर, 2 कहां पे है, तो 2 ये है। ठीक है, तो 2 में कह रहे हैं कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर जो प्रारूप सतह ए में यथा निर्दिष्ट या यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पे है 310। ठीक है, अब 310 2 है तो 2 से हमने माइनस करना 3 को, यानी कि 310 से माइनस करना है 3 बिंदु संख्या पे जो भी संख्या होगी, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से 310 में से हमने यहाँ पे 3 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी संख्या, तो यहाँ पे ये संख्या हो जाएगी हमारे सामने, ये बच जाएगा, अब हमारे पास बच जाएगा 307। ठीक है, ये कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 307। अब फिर इस 307 में से हमने यहां पर माइनस कर देना है कि 3 में से माइनस करना 4 को, तो 307 में से फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 को, तो यहाँ की 2 माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास बच जाएगी संख्या 305। ठीक है, तो समझ गए। तो हमारे पास यहाँ पे संख्या कितनी बची, 305। तो जो 305 वाली संख्या यही पॉइंट नंबर 7 में भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आ गए और ये है हमारा पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है, सॉरी, ये पॉइंट नंबर 6 में जो ये है 305, तो यहाँ पर 305 आ गई और यहाँ पर भी संख्या कितनी थी, 305। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आशा की यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गई संख्या। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो तो ये वीडियो है, वीडियो को आप पॉज करिए, दोबारा से रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए, दोबारा देखिए, ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। तो अब की बार हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आ गए 305। अब इन 305 में हमने इनको नहीं घटाना है, इन 305 में ये भी इंक्लूड है, ये 4 वोट जो परीक्षण मत में पड़े थे, 4 वोट, ये भी 305 में इंक्लूड है। आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये माइनस नहीं किया, इनको माइनस करना मतगणना के दौरान, यहाँ पर नहीं होंगे माइनस, केवल यहाँ पे हमने इनको शो करना है, दिखाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 305 जिनमें 6 ईडीसी मत भी होंगे और ये 4 परीक्षण मत भी होंगे।
ठीक है, तो 10 मत ये वो है कि जो वहां के एक्चुअल मतदाताओं से बाहर वाले मत हो गए। अब यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पे हाँ मेल खाती है, तो हमने लिख दिया है कि यहाँ पे मेल खा रही है। यदि मेल नहीं खाती, विसंगति आती है, तो फिर कहीं ना कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आप दोबारा से उसको चेक करेंगे। फिर 8वां पॉइंट है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए। अब देखिए, निविदत मतपत्र यानी कि टेंडर वोट, यानी कि मतपत्र, बैलेट पत्र, बैलेट पेपर में जो वोट देंगे, तो ऐसे कितने मतदाता। अब ये कंडीशन कब आती है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इसको, कि जो निविदत मतपत्र वाली बात आती है, ये कंडीशन कब आती है, तो ये कंडीशन या फिर ये सिचुएशन तब आती है कि मान लीजिए, वैसे ये ना के बराबर ये चीज होनी नहीं है, पर फिर भी हम उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम है कुछ भी, माने आपका नाम है राहुल, ठीक है, आपका नाम राहुल है, और आप मत देने गए। जैसे आप वहां पर पहुंचे तो आपने अपना नाम बताया, आपने अपना क्रमांक बताया, तो प्रथम मतदान अधिकारी ने जैसे आपके नाम को सर्च किया निर्वाचक नामावली में जो चिन्हित प्रति, उसमें जब आपके नाम को सर्च किया तो उन्होंने वहां पे देखा कि भाई यहाँ पे तो मैंने एक आड़ी लाइन खींची है, तिरछी लाइन, जिसको लोग क्रॉस कहते हैं। क्रॉस तो वैसे ये होता है, क्रॉस नहीं है, मतलब यूं में तिरछी लाइन, तो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने तो तिरछी लाइन खींची हुई है। फिर जब देखा तो फिर उनकी जो है एंट्री मतदाता रजिस्टर में भी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि उनके नाम से पहले ही कोई मतदाता आकर के वोट देकर जा चुका है मशीन में। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन आती है कि उनके जगह में कोई दूसरा वोट देगा, अब आपको कि कोई वोट देके कैसे जा सकता है, वहां पे प्रत्येक पार्टी का वो मतदान अभिकर्ता भी बैठा होता पीछे। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के टाइम पर किसी पार्टी का मतदान अभिकर्ता ना आया हो, और जिस पार्टी का यहाँ पर मतदान अभिकर्ता उसने अपने मतलब उसके जानने वाला कोई आदमी हो, तो उसने देखा गया तो वो चुपचाप रहा, क्योंकि दूसरी पार्टी का तो यहाँ पे है नहीं, तो इन्होंने जिसका मतदान अभिकर्ता यहाँ पे उसी पार्टी को वोट दे दिया, तो ये भी शांत था, और दूसरी पार्टी का मतदान अभिकर्ता वहां पे आया नहीं था, तो ये वोट देकर जा चुका था। अब वास्तविक मतदाता जब आता है तो फिर ये वहां पर अपनी बात को रखेगा, अपना यहाँ पे प्रूफ देगा, पीठासीन अधिकारी फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वहां के बीएलओ से, या वहां के जो अन्य लोग होंगे उनसे पता करेंगे। यदि वह संतुष्ट हो जाते हैं कि वास्तव में यही वह मतदाता है कि जिसका नाम राहुल था और जिसके नाम से कोई पहले वोट दे जा चुका है, तो अब यह व्यक्ति मशीन से वोट नहीं देगा। अब इस व्यक्ति की एंट्री भी मतदाता रजिस्टर में नहीं होगी, क्योंकि प्रथम मतदान अधिकारी ने इसको जब वेरीफाई किया तो कहा इसके नाम से वोट पड़ चुका है, तो डायरेक्ट जाएगा पीठासीन अधिकारी के पास, तब पीठासीन अधिकारी इनके लिए टेंडर वोट इश्यू करेगा, यानी कि जो बैलेट पेपर है मतपत्र, उसमें तब ये व्यक्ति अपना वोट जो है अपना वोट जारी करेगा, किसमें, निवेदित मतपत्र यानी कि टेंडर वोट में, यानी कि मतपत्र में, बैलेट पेपर में। ठीक, ऐसे व्यक्ति है तो जिनके जगह में, लेकिन आपने ध्यान देना है ये सिचुएशन ना के बराबर होगी, जीरो रहेगी आपके यहाँ। जब आप लास्ट में इस फॉर्म को भरेंगे तब आप यहाँ पे भी नील करेंगे, ज्यादातर जगह आपने नील करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन वैसे आनी नहीं है, बहुत पहले आया करती थी, अब नहीं आती है। तो आप यहां तक समझ गए। तो हम फिर भी मान के चले कि 4 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य 4 व्यक्ति पहले ही वोट देकर के जा चुके हैं। ठीक है, अब क्या आता है, कई व्यक्ति बड़े चालू होते हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी स्याही मिटाई, फिर अपना वोट देने आ गए, या फिर वो व्यक्ति वहां का नहीं था, उस पर इंक लगी रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसके बदले वोट देके आ गया। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे 4 व्यक्ति आ गए मान लीजिए। तो अब इनके लिए क्या होता है कि निविदत मतपत्र होते हैं, प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के लिए प्रत्येक पीठासीन को 20-20 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, यानी कि निविदत मतपत्र कितने होते हैं, बैलेट पेपर निविदत मतपत्र 20 का सेट होता है। तो प्रत्येक सेंटर के लिए 20 ही होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती नहीं है। अब यहाँ पे है कि देखिए, प्रयोग के लिए प्राप्त थे हमारे पास 20 सरल क्रमांक, यानी कि इनकी क्रम संख्या 1 है, 1 से कहां तक, 20 तक। तो हमने लिख दिया उदाहरण के लिए 1 से 20 तक हमें प्राप्त हुए। यहां पर है निर्वाचकों को जारी किए गए, तो निर्वाचकों को जारी किए हमने 4, और यहां पर हमारे पास थे, लेकिन 4 हमने किए तो किस क्रमांक से किस क्रमांक तक, तो हमने क्रमांक 20 से 17 तक जारी किए। एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में जहां तक हमें जानकारी मिली है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन तो आई नहीं कि जो हमें निविदत मतपत्र में किसी को वोट दिलाना पड़ा। हम जितनी बारी पीठासीन थे तो हमारे सेंटर में तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं, लेकिन जो जानकार व्यक्ति से हमें पता चला कि इसमें उल्टे सिरे से जो है मतपत्र दिया जाता है, यानी कि पहले 20वां क्रमांक का मतपत्र दिया जाएगा, फिर 19वां, फिर 18वां, फिर 17वां। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 20 से 17 क्रमांक तक मतपत्र जारी किए गए निर्वाचकों के लिए। ठीक है, सीधे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ना करके 20। तो यहाँ पे तब कितने बच जाएंगे, 16। तो गिनती में भी आसानी रहती है। तो 16 हमारे पास शेष है, यानी कि 4 मतपत्र जारी हो चुके हैं। फिर अगला है अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र, तो ये बच गए 16। अब 16, अब इनकी संख्या तो हम सीधे लिखेंगे 1 से लेकर के 16 तक ये क्रमांक है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। अब इसके बाद है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या। जो पेपर सील से मतलब होता है ग्रीन पेपर सील, यानी कि मॉडिफाइड
ए बी क्रमांक वाली जो ग्रीन पेपर सील होती है वो होती है। हालांकि वैसे ज्यादातर संभावना होती है 3 संख्या में मिलती है, लेकिन हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट जो है ना व्यू क्लोज सा हो रखा है, ये प्रारूप उसमें ये बिल्कुल हटके साइड में होगा। और यहाँ पे हमने संख्या लिखी है, तो ये जो 1 2 देख रहे हैं आप, और उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 6, ये क्या है, यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होने, जैसे कि मैंने सैंपल रूप में ये हस्ताक्षर यहाँ पे किए हुए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 में यहाँ पे तो मतदान अभिकर्ताओं के साइन होंगे, अलग अलग मतदान अभिकर्ता के, पहले वाले के इसमें, दूसरे वाले के इसमें, तीसरा चौथा। अब बात आती है कि प्रदाय, प्रदाय माने जो हमें वहां से मिली है, मतदान वितरण केंद्र से जब हमारी पार्टी मूव हो रही थी तो उस समय जो हमें सामग्री मिली वहां से, तो वहां प्रदायक का मतलब है कि जो उनके द्वारा दी गई जो प्रयोग हेतु पेपर सील थी, ग्रीन पेपर सील, कितनी मिली हमें कुल, वो मिली 4, हो सकता है संभावना की 3 मिलेंगे, तो उदाहरण के लिए 4 मिल गई। अब उनका सरल क्रम संख्या क्या है, तो सरल क्रम मतलब सीरियल क्रमांक क्या है इनका, तो हमने लिख दिया 1345 है, यानी कि 1345 से 1348 तक, तो 45 46 47 और 48, तो 4 मिल गए। अब ये कह रहे हैं कि प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या, जो यानी कि यूज कितने किए, तो हमने यूज किया है 1, और यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सरल क्रम संख्या, उसका क्रमांक क्या था जो हमने यूज किया, हमने लिख दिया 1346, भाई हमने एक यूज किया, इसलिए से तक वाली तो बात आएगी नहीं, सीधे हमने उसका क्रम डालना है जो भी हमने यूज किया। अब सवाल ये होता है कि जब हमारे पास ये सरल क्रमांक आए 1345 से 1348, तो सबसे पहले तो हमने भी 1345 वाला यूज करना था, तो यहाँ पे संख्या 1346 क्यों आ गई है, 1345 आनी चाहिए थी, 1345 ही आती यदि आपका पहला जो ग्रीन पेपर थी वो अगर आपकी प्रॉपर तरीके से उसमें लग गई है, किसमें, जब कंट्रोल यूनिट को हम सील करते हैं उसमें, तो तब तो हम 1345 लिखते हैं। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, सारी सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1345 क्रमांक वाले जब हमने ग्रीन पेपर सील को उसके अंदर प्रविष्ट कराया तो मुड़ गया, फट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। जब क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया, तब हमें मजबूरन 1346 क्रमांक का प्रवेश करना पड़ा, वो प्रॉपर तरीके से लगा, फिर हमने उसको ए बी को यू करके ऊपर फोल्ड करके उसको सील कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे क्रमांक लिख दिया 1346। 1345 क्रमांक का क्या है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसका कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या, तो ये हो गए 2। अब वो कौन से क्रमांक पे, तो यहाँ पे उनका सीरियल क्रमांक हो जाएगा 1347, यानी कि 1347 से 1348 तक, ये 2 हमने उनको लौटाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो उनकी कुल संख्या, तो 1 हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था पहले वाला, तो हमने उनकी संख्या लिख दी यहाँ पर 1 और उसका क्रमांक लिख दिया 1345, यानी कि 1345 क्रमांक यहाँ पे आ गया। तो आगे ना चारों को मेंशन हो गए, कौन कहाँ पे यूज हुआ, 1 यूज हो गया, 1 क्षतिग्रस्त हो गया, 2 को हमने लौटा दिया। और यहाँ पे जो चौथा 5 और 6 क्रमांक है, तो इन पे पोलिंग एजेंट यानी कि मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होने, बस इधर आपने ये ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 1 2 3 4 क्या है, ये 1 2 3 4 सीधे सीधे पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर के लिए है, यहाँ लिखा भी गया है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। फिर उसके बाद स्थान जो है आपका जो भी पोलिंग स्टेशन होगा उसका नाम लिख देंगे पोलिंग बूथ का, और तारीख जिस भी डेट पे आपकी यहाँ पे मतदान चल रहा होगा आप उस तारीख को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे, और यहाँ पे मतदान केंद्र का क्रमांक आ जाएगा, जो यहाँ पे केवल मतदान केंद्र का यहाँ पे नाम था, स्थान का नाम, क्रमांक यहाँ पे आ गया। आशा यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो इतना पोर्शन आपने मतदान के दिन इसको फिल करना है। ये पोर्शन यानी कि पार्ट 1 ये होता है 17C का पार्ट 1, इसको आपने फिल करना है मतदान समाप्ति पर, किसने, पीठासीन अधिकारी ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी का यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि भाग 2, ठीक है, जो ये भाग 2 है, तो ये भाग 2 है कि गणना का परिणाम। देखिए इस पे भी चर्चा कर देता हूँ, इस पे किसी वीडियो में चर्चा नहीं हुई है, तो इस वाले पे मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। तो गणना का जो परिणाम है ये कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, जिस दिन मतगणना होगी उस दिन की बात है। ठीक है, मई या जून में जब भी मतगणना होगी वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस पर हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जब ये गणना के लिए जाएगा तो उस दिन वहां पर क्या होगा, तो वहां की बात बता रहा हूँ, ये आपका काम नहीं, आपने इसको ब्लैंक छोड़ना है। लेकिन फिर भी समझ के लिए कि आप ये मान के चलिए ये है अभ्यर्थी यानी कि प्रत्याशी उम्मीदवार, एक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम। तो पहला रमेश, दूसरा दिनेश, रियाज और महेश, ये 4 यहाँ पे आपके यहाँ जितने भी होंगे सबके नाम आएंगे। ठीक है, और सबको अब ये करें कि रमेश को कुल कितने वोट मिले, तो यहाँ पे लिख दिया 77,
ये कह रहा है कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या। तो जब कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट देखेंगे मतगणना के दौरान, तो रमेश के नाम के आगे दिखाया गया 77, दिनेश के नाम के आगे दिखा रहा है 61, रियाज के नाम के आगे 56, महेश के नाम के आगे 40, अन्य भी जो मतदाता होंगे उनके नाम के आगे जितने भी वोट उनको पड़ेंगे वो शो करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहे हैं मतगणना में कि भाग 1 के मद आइटम 5 के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। देखिए क्या करें, भाग 1 का जो आइटम 5 है, तो हम इसको साथ साथ में दिखा देते हैं। भाग 1 का आइटम 5 यानी कि बिंदु संख्या 5 ये है, ये जो भाग 1 चल रहा था उसका यहाँ पर है बिंदु संख्या 5। ये क्या करा कि नियम 49 MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कह दिया, और यहाँ पे हमने उनका दे दिया था कि किसको कितने पड़े, 4 परीक्षण मत पड़े, 99 इस क्रमांक वाले मतदाताओं ने दिए, और किसको कितने पड़े। तो अब ध्यान दीजिए, रमेश को यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा परीक्षण मत पड़े, दिनेश को 1 पड़ा और रियाज को 1 पड़ा, तो कुल 4 परीक्षण मत पड़े। इन 4 परीक्षण मतों को मतगणना के दौरान इस वाले फॉर्मेट में मतगणना के दिन घटाया जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि परीक्षण आइटम नंबर 5 के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए रमेश है, रमेश को वहां पे 2 एक्स्ट्रा पड़े थे, ठीक है, तो वो 2 की संख्या यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 77 था, इस 77 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 75। तो हो गया क्लियर। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाले उनके फाइनल वोट माने जाएंगे। जब फाइनल में जीत हार का जो भी अंतर आएगा वो इनसे आएगा, इनको काउंट नहीं करना उस समय। ठीक है, इस वाली लाइन को काउंट करना। ये कह रहा है कि वैध वोटों की कुल संख्या, जो वैध वोट है उनकी, तो वैध यानी कि वैलिड, तो ये वैलिड है। जब 2 माइनस हो गए 77 में से 2, अब दिनेश को 1 एक्स्ट्रा पड़ा था, किसके कारण, परीक्षण मत के कारण, तो वो 1 एक्स्ट्रा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 पड़े थे उनको मशीन में, तो 1 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये इनके एक्चुअल जो वोट पड़े वो है 60। ऐसे रियाज को भी 1 एक्स्ट्रा पड़ा था, तो उनका भी 1 माइनस होकर के यहाँ पे हो जाएंगे 55। और जो महेश है, महेश को यहाँ पे 40 था, तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं पड़ा, तो यहाँ पे उसको जो है 40 ही दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर महेश के जो वोट है वो 40 ही रहेंगे। ऐसे जो अन्य कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे उनके भी यहाँ पे वोट जितने भी होंगे वही संख्या यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डैश आ जाएगा, वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे उनकी यहाँ पे चेंजिंग उनकी आएगी कि जिनको परीक्षा मत के दौरान कुछ वोट पड़े होंगे। तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये वाला फॉर्मेट भरेंगे जब मतगणना होगी। और यहाँ पर भी कुछ ये कह रहे हैं कि क्या उपयुक्त दर्शित मतों में की कुल संख्या भाग 1 की मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या से मेल करती है या दोनों के बीच अंतर देखने में आता है। तो हमने कह दिया हाँ मेल करती है। किसकी संख्या, उपयुक्त दर्शित मतों में की कुल संख्या भाग 1 की मद संख्या 6 के सामने। तो भाग 1 का जो छठा क्रमांक है यानी कि 305 वाला ये है। तो मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतलब यहाँ पे 305 है। ठीक है, अब जो 305 है तो यही 305 जो है यहां पर भी आएंगे। कहां पर, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में भी 305 होंगे, लेकिन यहां पर जो है 4 वोट इसमें माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल ये हो जाएगा तब हो जाएगा यहाँ पर 301। ठीक है, यहाँ पे कुल जो है, यहाँ पर जो है कुल में यहाँ पे आ जाएगा 301 और इसमें है 305। तो ये वाला जो पोर्शन है तो इसमें और उसमें जो है 305 यहाँ पे मेल खा रही है, इसलिए लिख देंगे हम हाँ मेल करती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर तारीख है, तो ये कौन सी तारीख है कि ये आएगी मतगणना की तारीख, जिस डेट पे काउंटिंग होगी, और यहाँ पे मतगणना का स्थान जहां पर भी मतगणना होगी। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ताओं के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे गणना करने वाले अभ्यर्थी अभिकर्ताओं के नाम आ जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन आपको 17C यानी कि 17 के दौरान पड़ेगी, वो सारी सिचुएशन यहाँ पे कवर किया। तो आशा है कि आप जितने भी नए पीठासीन होंगे या प्रथम मतदान अधिकारी होंगे, आपको ये वीडियो भली भांति अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से बने रहे, इसके बाद कुछ और वीडियो लाएंगे और उन वीडियो में भी ऐसे आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। धन्यवाद।